Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 2 दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहने वाला है। अगर आप भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन में यानी अपने PYQs में ऑलरेडी हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ सेशंस को कवर किया हुआ है। रिसर्च एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। Yes, question number 11. In doing action research, what is the usual sequence of a step? तो यहाँ पर बात आ रही है कि जब आप एक्शन रिसर्च करते हो तो जो आपका स्टेप्स, आपको पता है ना कि स्टेप्स होते हैं कुछ रिसर्च के, तो वाइल यू आर डूइंग रिसर्च यू हैव टू फॉलो स्टेप्स। तो आपको वही, अगर आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कौन सा स्टेप्स को फॉलो करना होता है, उसका सीक्वेंस आपको बताना है। तो जब आप एक्शन रिसर्च कंटिन्यू कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, तो क्या सबसे पहले आप रिफ्लेक्ट करते हैं, या आप ऑब्जर्व करते हैं, या फिर आप प्लान करते हैं, या फिर आप एक्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ड रिफ्लेक्ट है ये स्टार्टिंग में ही आ गया, जबकि रिफ्लेक्ट का मतलब है कि हमने कुछ भी कर लिया और अब हम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए रिफ्लेक्ट पहले आ गया, इट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही नहीं होगा। आगे अपने अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो, या आप रिसर्च छोड़िए, आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आपके घर पे कोई फंक्शन है, आप उसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप प्लानिंग करते हैं ना कि हमें फंक्शन को कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कौन कौन से इवेंट्स हमें उसमें रखने हैं, हमारा ड्रेस कोड क्या रहेगा, सॉन्ग हमें क्या क्या रखने हैं। इस तरह से आप अपने फंक्शंस को प्लान करते हैं ना। तो सिमिलरली जब आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपका जो पहला काम रहता है दैट इज प्लानिंग, कि आपको प्लान करना होता है कि आप कैसे कैसे रिसर्च करोगे। लाइकवाइज जैसे कि आप ये कह सकते हो कि आप एक टॉपिक डिसाइड करोगे, उस टॉपिक पे कैसे आप डेटा को कलेक्ट करोगे, ठीक है, कैसे आप सैम्पलिंग करोगे, कैसे आप डेटा को इंटरप्रीट करोगे, कैसे आप उसका लिटरेचर रिव्यू लिखोगे। तो ये सब आप पहले से अपने माइंड में एक प्लान करते हो, एक ओवरव्यू इसका तैयार करते हो, ठीक है। तो एक्ट नहीं, कोई भी काम है आप यहाँ पर जो ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्ट का, तो भैया जब तक आपने प्लान नहीं किया एक्ट कैसे कर लोगे। मान लीजिए घर पे हल्दी का फंक्शन प्लान कर रहे हैं, तो डायरेक्ट जब तक कि प्लान नहीं करोगे कि फंक्शन हल्दी का है, पहले किसकी एंट्री होनी है, पहले ब्राइड को आना है या पहले किसी और को आना है, तो जब तक प्लानिंग नहीं होगी एक्ट नहीं कर लोगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि पता ही नहीं है फंक्शन कौन सा हो रहा है, जाते ही एक्ट कर दिया। नहीं भैया, जब पता होगा कि हल्दी कर रहे हैं, ये वाला सॉन्ग पे डांस करना है, मेहंदी कर रहे हैं, तो तब तो एक्ट यहाँ पर सबसे पहले नहीं कर देंगे, पहले प्लानिंग करेंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपका एक सही ऑप्शन रहेगा, कौन सा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने देख लिया, पहला स्टेप आपका प्लान ही रहेगा कि आप क्या करोगे। सबसे पहले प्लान करोगे कि आपको करना क्या है, ओके। प्लान करने के बाद जब आपने प्लान कर लिया, प्लानिंग कर ली, हाँ, जैसे कि आपने देख लिया कि हाँ मेरे को ये टॉपिक लेना है रिसर्च का और मुझे ऐसे ऐसे रिसर्च करनी है। तो जब आपने प्लान कर लिया, अब आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, यानी कि अब आप एक्ट करोगे। जब आपका प्लान हो जाएगा उसके बाद आप एक्ट करना, उस पर काम करना स्टार्ट करोगे। जब आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे या फिर उस पर काम कर लोगे, तो उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे उसको। आप देखोगे कि जो मैंने काम किया है वो कैसे किया है,
वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, ठीक है या नहीं है, वो आप ऑब्ज़र्व करोगे। और जब आप ऑब्ज़र्व कर लोगे उसके बाद आप उसको रिफ्लेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये एक तरह की साइकिल बनेगी जिसमें सबसे पहले आप प्लान करेंगे, उसके बाद जब आपने प्लानिंग कर ली फिर आप परफॉर्म करोगे यानी एक्ट करोगे। जब आपने परफॉर्म कर लिया, एक्ट कर लिया, काम कर लिया, अब आप ऑब्जर्व करोगे सही किया या गलत किया। अगर सही होगा तो फिर अब आप उसको रिफ्लेक्ट कर दोगे। जैसे कि आप वीडियो बनाते हो तो सबसे पहले आप प्लान करते हो कि आप किस डायरेक्शन से वीडियो बनाओगे ना। जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो कोई भी किसी की भी कोई फंक्शन की, डांस की, एनीथिंग, तो आप पहले देखते हो लाइटनिंग कहाँ पे अच्छी आ रही है, कहाँ पे ब्राइटनेस अच्छी आ रही है, कहाँ पे फोटोज़ गोरे आ रहे हैं, क्लियर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे आप ये तो पहले आपने प्लान कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ से खड़े होकर अगर वीडियो बना रहा हूँ और तुम यहाँ पे खड़े हुए हो तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर्स आएंगी। ठीक है, प्लान हो गया। जब प्लान हो गया अब आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अब आपने वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद अब आपने देखा कि जो वीडियो मैंने बनाई है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लर हो रही है या फिर कहीं कोई चीज़ मिस हो रही है। तो आपने देखा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, वीडियो हमने सही बनाई। जब आपने वीडियो बिल्कुल सही बना ली, आपने ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद आपने उसको ग्रुप में सेंड कर दिया कि हाँ वीडियो ठीक थी, अब सब लोग अपने अपने स्टेटस पर लगा दो। ठीक है, तो ये रहा एक्शन रिसर्च के सीक्वेंस का स्टेप्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हिंदी में देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान करने में चरणों का सामान्य क्रम क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान करने में चरणों का सामान्य क्रम है, सबसे पहले आप चिंतन करेंगे, नहीं, सबसे पहले आप योजना बनाएंगे, फिर आप कार्य करेंगे, फिर आप उसका निरीक्षण करेंगे और फिर आप उसको प्रतिबिंबित कर देंगे यानी उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट प्रोवाइडेड है और आपसे पूछा है कि कौन सा सीक्वेंस है रिसर्च के स्टेप्स का जो कि लॉजिकल माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आ रही है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर आप रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर आप डेटा का कलेक्शन करते हैं, फिर आप जनरलाइजेशन और कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। देखिए अगली बात तो ठीक है कि कंक्लूजन में तो आप बिल्कुल लास्ट में पहुंचते हो, गुड इनफ। बट यहाँ पर ये जो हो गया ना कि हाइपोथेसिस तो आप जब बनाते हो जब आप ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर चुके हो गए है ना। हाइपोथेसिस भी बाद में बनता है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि आपने क्या किया, रिसर्च डिज़ाइन को डेवलप किया, ठीक है, हाइपोथेसिस बनाया, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन किया, डेटा का एनालिसिस किया, एक कंक्लूजन पे पहुंचे और आप डेटा कलेक्शन करो। भैया कंक्लूजन पे जब पहुंच गए फिर क्या डेटा को कलेक्ट करोगे, है ना। तो ये भी हमें स्टेप अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ कर लेंगे तभी पता चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए ये भी ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे, पहले पता लगाएंगे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता लग गया, अब आप उसकी हाइपोथेसिस बनाएंगे कि कैसे कैसे हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे कैसे उस प्रॉब्लम पर वर्क करना है। प्रॉब्लम का पता लगाया, अब उस पर कैसे वर्क करना है उसके लिए आपने एक डिज़ाइन प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद आपने डेवलपमेंट ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन, अब आपने रिसर्च डिज़ाइन का डेवलपमेंट किया, फिर आपने डेटा को कलेक्ट किया, फिर आपने डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा का एनालिसिस किया और उसके बाद जनरलाइजेशन किया और फिर लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचे। तो ये स्टेप आई थिंक सही होगा। एक बार फोर्थ वाला भी देख लेंगे। फोर्थ वाले में बोला है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन सब में सेम ही है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होगा, फिर आप डिसाइड करोगे अबाउट द सैम्पल एंड डेटा कलेक्शन टूल्स, फिर आप हाइपोथेसिस करोगे। तो नहीं, प्रॉब्लम के तुरंत बाद आपको हाइपोथेसिस करनी है, इसलिए कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च एविडेंस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन तक तो हम पहुँच ही नहीं रहे। तो ये बिल्कुल ही इलॉजिकल है। लॉजिकल में हमें ऑप्शन नंबर 3 ही नज़र आ रहा है कि प्रॉब्लम पता लगाइए, उसके लिए एक हाइपोथेसिस तैयार कीजिए, ठीक है। हाइपोथेसिस तैयार करने के बाद कलेक्शन कीजिए डेटा का और डेटा को एनालाइज और जनरलाइज करके फिर कंक्लूजन पे पहुंच जाइए। क्लियर। हिंदी में देखेंगे, नीचे दी गई सूची में शोध चरणों का कौन सा क्रम तर्क संगत है। तो समस्या निर्माण, विश्लेषण, अनुसंधान, डिजाइन का विकास, परिकल्पना निर्माण, डेटा का संग्रह, सामान्यीकरण और निष्कर्ष पर पहुंचना गलत है। अनुसंधान डिजाइन का विकास पहले हो गया, जबकि हमें सबसे पहले समस्या का निर्माण करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सबसे पहले समस्या का निर्माण होगा, पता चलेगा समस्या क्या है, फिर आप उसके लिए एक परिकल्पना तैयार करेंगे। परिकल्पना तैयार करने के बाद आप अनुसंधान डिजाइन अनुसंधान का
विकास करेंगे, डेटा को आप संग्रहित करेंगे, उसके बाद उसका विश्लेषण, उसका सामान्यीकरण करने के बाद आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is below are given two sets, research methods and data collection tools। अब यहाँ पर आपको दो सेट्स दिए हैं, एक में आपके रिसर्च मेथड की बात की गई है, दूसरे में आपके डेटा कलेक्शन टूल्स की बात की गई है। ठीक है, दोनों को देखेंगे और फिर हमें आई थिंक इनको मैच ही करना होगा। ओके, तो सबसे पहले आता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करूं तो आप मुझे बताइए कि कैसे आप एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो डेटा है उसको कैसे कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्शन, कौन से डेटा कलेक्शन टूल का आप इस्तेमाल करोगे। चलिए हम हिस्टोरिकल से स्टार्ट करें। ठीक है, जब हम हिस्टोरिकल मेथड पर पहुंचते हैं, जब हम हिस्टोरिकल मेथड की बात करते हैं रिसर्च मेथड में, तो हिस्टोरिकल मेथड के लिए हम जो डेटा कलेक्शन टूल है उसमें हम यूज़ करते हैं टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट को। किसको? टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट को। फिर जब आप डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड के लिए आप इस्तेमाल करोगे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का, कि पहले आपको पता होना चाहिए उसकी प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज, तब आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ये आपको पता ही है क्योंकि ये आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए अब बचता है कि आप एक क्वेश्चनेयर तैयार करोगे एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए। और क्वेश्चनेयर कैसा होगा कि मान लीजिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, मान लीजिए कि आप पीएचडी कर रहे हो, तो आप वहाँ पर एक क्वेश्चनेयर तैयार कर लोगे कि अगर आपका कलर ग्रीन है तो पीएच कितना होगा, आपका कलर अगर पिंक आ रहा है तो पीएच कितना होगा। इस टाइप से आप एक क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए क्वेश्चनेयर यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन टूल की तरह। एक्सपोस्ट फैक्टो में स्टैंडर्डाइज टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव में प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को यूज़ करते हैं, साथ ही साथ हिस्टोरिकल में आप टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट को। तो हमारा यहाँ पर सही जा रहा है सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओ माय गॉड, यहाँ पर ऑप्शंस तो बिल्कुल उल्टे सीधे हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, आप इन पे नहीं जाएंगे, ये पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट होने में गड़बड़ हो गया होगा। अब यहीं पर इसको मेंशन कर देती हूँ मैं। फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप क्या यूज़ करोगे? क्वेश्चनेयर। क्या यूज़ करोगे? क्वेश्चनेयर। ओके। एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड यानी कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ यहाँ पर आप कर रहे हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। हिस्टोरिकल का सामने ही है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। तो जो सीक्वेंस रहेगा वो आपका रहेगा सेकेंड, खुद से लिख लीजिए, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर? आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। हिंदी में सेम क्वेश्चन एक बारी देख लेंगे। नीचे दो सेट दिए गए हैं, अनुसंधान विधियाँ दी हैं एक सेट में, और दूसरे सेट में आपको डेटा संग्रह उपकरण दिए हैं। दोनों को आपको मिलाना है। तो प्रयोगात्मक विधि के लिए आप प्रश्नावली का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? प्रश्नावली का। पूर्व कार्योत्तर विधि के लिए आप मान्यता प्राप्त परीक्षण करते हैं। वर्णनात्मक सर्वेक्षण में आप प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करते हैं, और ऐतिहासिक में विशिष्ट विशेषता परीक्षण करते हैं। ठीक है, आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर भी सेम है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। जो रिसर्च एथिक्स होते हैं उनमें जो इशू आता है, मे बी कंसीडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। रिसर्च के किस स्टेज पर हम रिसर्च एथिक्स के इशू को पर्टिनेंट कंसीडर करेंगे? तो ऑप्शन है एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स डेफिनेशन। जब हम प्रॉब्लम, समस्या निर्माण कर रहे होते हैं, उसको हम परिभाषित कर रहे होते हैं तब, या फिर एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, जब हम रिसर्च की पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं, या फिर एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम जब डेटा को इंटरप्रीट कर रहे होते हैं, मतलब डेटा कलेक्ट करना, उसको इंटरप्रीट करना, इन दोनों के समय पर आता है। या फिर
एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स, या फिर जब हम फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, मतलब एक रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं तब। तो देखिए मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जो रिसर्च एथिक्स होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो कि आपको कहीं से भी कंटेंट चोरी नहीं करना। चोरी इन द सेंस, हम लोग भैया कंटेंट तो लेंगे, हम अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, हम अपना थीसिस लिख रहे हैं, हम अपना रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमें कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, जब हम उसी टॉपिक पे प्रीवियस जो हमारे सेशंस रहे होंगे, जो प्रीवियस रिसर्च पेपर्स होंगे उनको पढ़ेंगे तब। तो आप उनको पढ़ेंगे, वहाँ से आप एक आइडिया लेंगे। आप ये नहीं कि उन रिसर्च पेपर से आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दें। तो वही है, आपको ये वाली बात याद रखनी है कि आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको चीटिंग नहीं करनी, आपको चोरी नहीं करनी। आपने जहाँ से कंटेंट लिया है वहाँ से आप एक तो एज इट इज़ कंटेंट नहीं लेंगे, आप उस कंटेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर अपने वर्ड्स में उसको लिखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप वहाँ से कोई डेटा ले रहे हैं तो उस डेटा को आप लेंगे बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर आप उस ऑथर का नेम मेंशन करेंगे रेफरेंस में कि आपने ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है। तो जो रिसर्च एथिक का इशू होता है वो पर्टिनेंट कंसीडर किया जाता है किस स्टेज पे रिसर्च की, तो वही स्टेज यहाँ पर है कि डेटा कलेक्शन की और इंटरप्रिटेशन की। मतलब जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो और फिर जब आप उसको इंटरप्रीट करते हो, मतलब आपने मान लीजिए कहीं से डेटा लिया और उस डेटा को आपने एज इट इज़ लिख के उस ऑथर का नेम नहीं लिखा, तो वहाँ पर रिसर्च एथिक्स का एक इशू बन जाएगा। बट अगर आपने वहाँ पे डेटा लिया और डेटा आपने कलेक्ट किया और जब आपने डेटा को इंटरप्रीट किया, वहाँ आपने उसका रेफरेंस दे दिया, तो इट इज़ गुड। हिंदी में देखेंगे, शोध नैतिकता का मुद्दा शोध के किस चरण में प्रासंगिक माना जाता है। तो समस्या निर्माण और उसकी परिभाषा के स्तर पर, अनुसंधान की जनसंख्या को परिभाषित करने के चरण में, डेटा संग्रह और व्याख्या के चरण में, या फिर निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के चरण में। तो भैया निष्कर्षों को रिपोर्ट करने के चरण में नहीं, गलत हो जाएगा। सही होगा कि जब आप डेटा का क्या कर रहे होंगे, संग्रह कर रहे होंगे और उसकी व्याख्या कर रहे होंगे, उस टाइम पर आपको शोध नैतिकता को ध्यान में रख कर ये करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और लोगों तक पहुंच सके और लोगों की हेल्प भी हो सके। बाकी आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड दैट्स इट। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। इसी के आगे पार्ट के साथ आएंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।